हेलो दोस्तों, तो आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिदिन अलग अलग विषयों का मॉडल पेपर लाते हैं जो मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि दोस्तों, हम लोगों ने मैट्रिक परीक्षा 2023 को अपना टारगेट बनाए रखे हैं, इसीलिए हम लोग प्रतिदिन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो 25 प्रश्नों का सीरीज होता है वह भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जेक्ट के लिए हम लोग लाते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं दोस्त, यदि एक बार चैनल पर आए हैं तो पूरा वीडियो वॉच करके ही जाएं। और यदि इस चैनल पर नए व्यूअर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और दोस्तों, हम ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। जैसे कि आप सभी दोस्त जानते ही हैं कि किसी लेंस की क्षमता डायऑप्टर में मापा जाता है और 1 डायऑप्टर बराबर 1/f होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1D। क्योंकि 1 मीटर है तो 1/1 यानी 1D। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लस भी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए प्लस भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांच में, यानी कांच जो उसे प्रतिरोध उत्पन्न करता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह तो आप लोगों से बिल्कुल छुपा नहीं है क्योंकि यह बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी, यानी मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। यानी कोई भी कोलाइडीय बिलियन है यानी घोल घोला गया है और उसमें प्रकाश के कण को डाला जाता है तो वह विकीर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, इसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो दोस्तों, यह दो याद रखिए, एक न्यूनतम बिंदु और एक दूरतम बिंदु। न्यूनतम बिंदु जो होता है वह 25 cm पर होता है, जबकि दूरतम बिंदु जो होता है अनंत पर होता है। और कितने दोस्त यह भी रट कर चल जाते हैं तो 25 cm केवल। तो दोस्तों, यह ध्यान से हमें देखकर चूज करना है कि दूरतम पूछ रहा है कि निकटतम पूछ रहा है। यदि दूरतम पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत, और यदि निकटतम पूछ रहा है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 25 cm। तो प्रश्न संख्या 6 में पूछ रहा है, सामान्य मानव नेत्र की दूरतम बिंदु यानी दूर का बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग सिंपल से एक ट्रिक जानते हैं। देखिए दोस्त, दूर दूर यानी दो गो शब्द से मिलता है और इसमें शब्दों की संख्या कम है, और वहीं निकट यानी 3 गो यानी शब्दों की संख्या जो है ज़्यादा है। तो एक उत्तल लेंस याद रखिए और एक अवतल लेंस याद रखिए। यानी दूर यानी शब्दों की संख्या कम और उसमें उत्तल रख लीजिए, क्योंकि शब्दों की संख्या कम है तो उत्तल में भी शब्दों की संख्या कम है। और निकट यानी शब्दों की संख्या अधिक है तो अवतल भी शब्दों की संख्या अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, या निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे में अवतल लेंस लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोल्ट, यानी विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है। दोस्तों, बोल्ट का जो यह बोल्ट है एसआई मात्रक या विभव का भी यही मात्रक सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 100 वाट से 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 484 ओम। तो दोस्तों, इसके लिए हम सिंपल एक मेथड बताएंगे, लेकिन यह मेथड वाला तरीका नहीं है। यहाँ पर
मेथड नहीं लगाना है अभी, जब तक हमारा एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। दोस्तों इसे बिल्कुल याद कर जाइए, क्योंकि ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 484 ओम। चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, टंगस्टन निम्न में से किस तापमान पर पिघलता है? यानी जो हमारे विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वह टंगस्टन धातु का ही बना होता है। तो दोस्तों यह टंगस्टन होता है किस ताप पर पिघलता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3500 डिग्री सेल्सियस पर। यानी टंगस्टन जो है वह 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाट। यानी विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, समानतः विद्युतमय तार प्रयोग करना चाहिए। तो विद्युतमय तार जो है इसके लिए हम लोग लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों यह जो हम लोग प्रश्नों का सीरीज करवा रहे हैं, दोस्तों एक बात बता दें कि हमारे पास कोई अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए हम वीडियो को ऐसे ही कट करके बना रहे हैं दोस्तों। तो इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कंटेंट में बिल्कुल वैसा ही प्रोवाइड करा रहे हैं जो एक टीचर को करवाना चाहिए और महत्वपूर्ण जो है। दोस्तों यह नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन को दिखाकर लुभा लिया जाए। हमें दोस्त यूट्यूबर नहीं है और ना ही हमें कोई व्यू कमाना है। तो दोस्तों आप लोग यह वीडियो की क्वालिटी पर मत जाइए, इस कंटेंट पर जाइए। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ना चाहते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। यानी पवन चक्की में गतिज ऊर्जा जो है कार्य के रूप में स्थानांतरित होता है। जो गति करता है पवन चक्की तो वह गतिज ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों यह तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सन है। अर्थात इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सूर्य। अभिक्रिया Cu+H2 Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपचयन। तो दोस्तों यह हम अवश्य बताते, क्योंकि जैसा कि हम सब पहले ही बता चुके हैं, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, इसलिए हम आप लोग को यह जो सॉल्यूशन है वह हम नहीं बता पा रहे हैं बढ़िया ढंग से। तो दोस्तों इससे कोई हताश नहीं होना है। आप लोग जो हम दे रहे हैं वह बिल्कुल रट जाइए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्त आगे का प्रश्न देखते हैं। समीकरण CaCO3 ऊष्मा CO+CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियोजन। यानी जो CaCO3 है वह COA+CO2 में वियोजित होता है। तो अर्थात यह जो है एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा यानी इसको एक ट्रिक से याद रखिए, बाई तब यानी बाएगा मुंह बाएगा तब खाएगा, यानी बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा कहा जाता है। तो इसका सामान्य सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए सही, अर्थात NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा ये इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, अर्थात इसका सूत्र है NaHCO3 और इसका ट्रिक है मुंह बाई तब खाई, अर्थात बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है। तो जो अम्लीय ऑक्साइड होता है उसका विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम। जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 के बराबर उदासीन और 7 से ऊपर क्षारीय होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन अधातु है? यानी कौन है जो अधातु है, यानी धातु नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Fe। यानी जो लोहा है वह धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, C6H6। यानी C6H6 जो है वह बेंजीन है। और जो दोस्त यह भी हम बता दें, इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है।
तो 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न यौगिकों में से कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो दोस्तों वैलेंसी का बिल्कुल छोटा सा ट्रिक 2 8 ऐसे मतलब कि 2n² से निकाल सकते हैं। तो इसकी संयोजकता जो है 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कार्बन की वैलेंसी जो होता है वह 4 होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा काम करना है, तो दोस्तों हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही प्रोवाइड कराने की हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पर लगातार बने रहिए और वीडियो को एकदम दोस्त एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि यह जो प्रश्नों का सिलसिला है यह लगातार चलने वाला है और यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इन्हें बिल्कुल बारीकी से तैयार कर ले, क्योंकि हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं और हम पर इतना विश्वास रखिए कि हम ऐसा तैयारी करवा देंगे। यदि इस चैनल पर रेगुलर बने रहते हैं तो ऐसा अनुभव परीक्षा में होगा कि वही प्रश्न हमें पूछा जा रहा है जो हमें याद है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है, यानी जो कार्बनिक यौगिक है उसका आवश्यक तत्व क्या है, यानी वह एकदम नेसेसरी चाहिए ही चाहिए कार्बनिक यौगिकों में। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि दोस्त यह कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन, यानी कार्बन उसमें होना चाहिए, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बन को। और यहीं पर हम देखे हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है अगला प्रश्न में, जैसा कि हम लोग देखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्न में से कौन विद्युत संयोजी यौगिक है। तो यह आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NaCl, यानी NaCl जो है वह एक प्रकार का विद्युत संयोजी है, विद्युत संयोजी यौगिक है। तो NaCl को बिल्कुल इग्नोर न कर, तो याद कर लीजिएगा NaCl जो है यह एक लवण है और यह विद्युत संयोजी यौगिक है। कैसा यौगिक है? विद्युत संयोजी यौगिक। चलिए नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलिए, तेज बोलिए एकदम, कैसा यौगिक है? हाँ, यह एक विद्युत संयोजी यौगिक है और NaCl जो है एक प्रकार का लवण है। चलिए दोस्त बिल्कुल ऐसे ही बोलना है, बोल बोल कर पढ़ना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, मेंडलीफ ने बोरान तथा एल्युमिनियम के बीच नए तत्व के लिए खाली स्थान छोड़ा था जो बाद में खोजा गया था, यह तत्व था। तो दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैलियम, यानी Ga। इसका जो संकेत है Ga है, गैलियम, ऑप्शन नंबर सी। मेंडलीफ ने बोरान और एल्युमिनियम के बीच एक नया तत्व, बोरान और एल्युमिनियम जो है उसके बीच एक वो खाली स्थान छोड़ दिया था कि एक नया तत्व खोज हुई तो यहाँ पर डाला जाएगा, तो वह था गैलियम था। चलिए हम लोग आगे प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया, यानी मेंडलीफ जो था तत्वों को किस आधार पर सजाया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर चुनना है। तो दोस्त जल्दी सोच लीजिए आंसर। जी हाँ दोस्त, बिल्कुल सही, क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। चलिए दोस्त फिर से एक बार बोलिए, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे सजाया। तो जल्दी से बोलिए। जी हाँ, कैसे? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए, परमाणु के बढ़ते क्रम में। तेज बोलिए, नहीं सुनाई दिया। परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी मेंडलीफ जो था वह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। चलिए हम लोग ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी उम्मीद के साथ जो 2023 को हम लोग टारगेट बनाए हुए हैं, तो अपने एकदम मन से लगे रहिए परीक्षा में। इस बार हमें उखाड़ फेंकना है मैट्रिक के एग्ज़ाम को, क्योंकि हम लोगों ने भी वादा कर रखा है जो माता पिता से, वह हम पूरा करके दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।